अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर्स में हमने माइनर पोइट्स को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एडमंड स्पेंसर को डीपली डिस्कस किया था, जो वन ऑफ द मेजर एंड ग्रेटेस्ट पोइट था ऑफ द एज। तो माइनर पोइट्स में हमारे पास थॉमस सेक्वेल है एंड सेक्वेल है एंड सेक्वेल 1536 में पैदा हुआ था एंड 1608 इज़ द ईयर ऑफ हिज डेथ। तो ये अर्ल ऑफ डॉर्सेट था, जिसको एंड लॉर्ड हाई ट्रेजर ऑफ इंग्लैंड था। इज़ जनरली क्लास्ड विद वाइट एंड सरे। वाइट एंड सरे को हमने पिछले एक दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और जो जिसने दो चीज़ों को, इंग्लिश सोनेट को एंड ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, वाइट एंड सरे, और इसके साथ हम इसको क्लास करते हैं। इसके प्रेडिसेसर में आते होता है एलिज़ाबेथन एज, और इसने इमिटेशंस की थी। इमिटेशंस इसने इमिटेशंस की थी, और किसकी इमिटेशंस की थी? इमिटेशंस ऑफ डांटेस की जो इन्फर्नो था उसकी इमिटेशंस लिखी थी सेक्वेल ने। सेक्वेल जो था उसने डिज़ाइन किया था अ ग्रेट पोएम कॉल्ड द मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट। उसका जो सबसे बेहतरीन वर्क जो था उसका नाम था द मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट। द मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट उसने ये लिखा हुआ था, अंडर गाइडेंस ऑफ एलेगोरिकल पर्सोनेज कॉल्ड सॉरो। उसने एक करेक्टर, एलिगोरिकल करेक्टर जिसका नाम सॉरो था, वो इंट्रोड्यूस करवाया था इसमें। और ये सॉरो मिलता है मुख्तलिफ स्पिरिट से ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टर्स इन इंग्लिश हिस्ट्री। जो इम्पोर्टेंट लोग जो गुज़र चुके थे उन सब से मिलता है। और द आइडिया वाज टू फॉलो द लाइक इट। जो हमने डिसाइपल, चौसर के डिसाइपल में हमने इसको स्टडी किया हुआ था, लाइक इट, उसको द फॉल ऑफ द प्रिंस, उसके तर्ज पर यह था कि उसने क्या किया था कि लेट ईच करेक्टर टेल हिज ओन स्टोरी, जिस तरह से चौसर ने की थी, सो दैट द पोएम would be a mirror in which present ruler might see themselves and read this warning। तो सेक्वेल जो था उसने इसको फिनिश किया था ओनली द इंडक्शन एंड द कंप्लेंट ऑफ द ड्यूक ऑफ बकिंगम। इस पार्ट को उसने सिर्फ मुकम्मल किया था। दिस आर रिटन इन द राइम रॉयल, और राइम रॉयल मुझे हमें पता है कि ये चौसर की इंट्रोडक्शंस थी, एंड आर मार्क्ड बाय strong poetic feeling and expression. But unfortunately, Sequoyah turned from the poetry to politics, and the poem was carried on by two inferior poets, William Baldwin and George Farrar। तो सेक्वाइल जो था उसने थॉमस नॉर्टन के साथ मिलकर जो सबसे पहली जो ट्रेजेडी थी, जो हम ट्रेजेडी में हम डिस्कस करेंगे, फेरर एंड पॉरिक्स द गुरबडुक्स, उसको भी उसने ये भी उसका काम था। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास जो बेहतरीन किस्म का जो एक इंसान था, फिलिप सिडनी, जो एक बहादुर किस्म का एक हाई स्टीम वाला जो मैन था, उसको हम कहते हैं फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी भी माइनर पोइट्स में आता है, माइनर उसमें आता है, लेकिन फिलिप सिडनी का जो सबसे बेहतरीन काम था वो था डिफेंस ऑफ द पोइट्री। अब डिफेंस ऑफ द पोइट्री क्या है वो भी लिखा हुआ था, लेकिन इससे पहले हम फिलिप सिडनी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 1554 में 1554 टू 1586। अब इसमें ये एक फिलिप सिडनी को एक आइडियल जेंटलमैन कहा गया। आइडियल जेंटलमैन उसको कहा गया। आइडियल जेंटलमैन जो हमें पता है सर कैलिडोर। अब सर कैलिडोर ये जो एक बुक था, द लास्ट बुक, द सिक्स्थ बुक ऑफ द फेरी क्वीन है, उसमें सर कैलिडोर जो आइडियल जेंटलमैन था, लेजेंड ऑफ कर्टिसी में, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मोर देन अ मैन, इंटरेस्टिंग एज अ मैन मोर देन एज अ राइटर। और जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो इसकी लाइफ जो है ये हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है कंपैरेटिवली देन हिज वर्क।
एज राइटर उसका उसके थ्री प्रिंसिपल थे कि उसके जितनी भी पब्लिकेशंस हुई थी उसके ये आफ्टर हिज डेथ हुई थी। आफ्टर हिज डेथ ये उसके काम जो थे वो पब्लिश्ड हुए थे, पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। आफ्टर आफ्टर हिज डेथ जितना भी काम था उसका पब्लिश हुआ था। और showing how little importance he attached to his own writing while he was living। जब वो ज़िंदा था, while he was alive, जब वो ज़िंदा था तो उसने बहुत कम इम्पोर्टेंस दी थी अपने काम को। इसने आर्केडिया और मुख्तलिफ़ किस्म वर्क्स लिखे थे उसने, जिसमें से एक था हमारे पास आर्केडिया, एक पेस्टोरल रोमांस हम इसको कह सकते हैं। आर्केडिया, आर्केडिया जो वो अपनी बहन के लिए इज़ अ पेस्टोरल रोमांस, जो पेस्टोरल रोमांस जो उसने अपनी बहन के लिए ये लिखा था रोमांस, इन विच अ शेपर्ड एंड शेपर्डेडनेस सीइंग्स ऑफ द डिलाइट ऑफ रूलर राइफ, जहाँ पर हमारे पास शेपर्ड्स भी हैं, शेपर्ड्स भी हैं एंड शेपर्ड शेपर्ड भी हैं एंड यू नो शेपर्डनेस, ये भी हमारे शेपर्डेसेस, ये सब कुछ है हमारे पास। सिंग्स द डिलाइट ऑफ द रूलर राइफ, रूरल लाइफ। इस वर्क को द टेकन अप एज पास टाइम बिकॉज इट बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड वाज इमिटेटेड बाय हंड्रेड ऑफ पोइट्स। लेकिन जो स्पेंसर का जो बेहतरीन काम था उसको हम अपोलॉजी, जिसको हम प्रोज में भी शामिल करते हैं, अपोलॉजी, अपोलॉजी फॉर पोइट्री, जब वो गॉसन को रिस्पॉन्स करता है, अपोलॉजी फॉर द पोइट्री। ये इसकी स्पेलिंग भी इस तरह से है जो 1950 1595 में हुई थी आफ्टर हिज डेथ। तो ये एक्चुअली डिफेंस था, इसको हम द डिफेंस ऑफ डिफेंस ऑफ इसको हम डिफेंस ऑफ पोइट्री भी हम मानते हैं। अपेयर्ड इन एन आंसर टू द पम्फलेट बाय स्टीफन गॉसन द स्कूल ऑफ एब्यूज। जब स्टीफन गॉसन ने एक वर्क लिखा था, स्टीफन गॉसन हु वाज अ सीवियर क्रिटिक्स ऑफ द रोमांटिक आइडियल, तो उसने लिखा था द स्कूल ऑफ एब्यूज़, जिसमें उसने सिडनी को एड्रेस किया था। स्कूल ऑफ एब्यूज़ है जिस पर उसने सिडनी को एड्रेस किया हुआ था 1579 में, इन विच पोइट्री ऑफ द एज एंड अनब्राइडल्ड प्लेजर वर डिनाउंस्ड विद द प्यूरिटन थॉरनेस एंड कन्विक्शन। अपोलॉजी जो था वो सबसे पहला क्रिटिकल ऐसे था इंग्लिश में, और इसका स्टाइल अभी लगता है कि ये अननेचुरल था। और इस पर हमारे पास मतलब इस पर हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको पोइट्री में प्रोज में हम प्रोज के वर्क में जाएंगे और प्रोज को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसने एक और वर्क लिखा था जिसको हम एरेस्ट एस्ट्रोफल एस्ट्रोफल एंड स्टेला, एस्ट्रोफल एंड स्टेला, ये भी एक वर्क था, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स था इन सोनेट्रा, जिसमें उसने लेडी लेडी पीनालोप लेडी पीनालोप ड्यूरेक्स को इसने एड्रेस किया था, एंड टू हुम सिडनी हैड वंस बीन लव्ड, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ऑल्दो शी वाज अ मैरिड वुमेन। दे द इक्विजिट लाइन, इसमें जो इक्विजिट लाइन्स हमें मिलते हैं, पैसेजेस मिलते हैं, और इसकी जो पोइटिक फीलिंग्स है, एक्सप्रेशंस है, ये क्या है, ये मिरर्स, ये बहुत ही खूबसूरत है, और इसलिए हम इसको सिडनी को, हम फिलिप सिडनी को एज वो कंसीडर कर सकते एज ए राइटर, क्योंकि ये स्पेंसर की तरह तो नहीं था। स्पेंसर जिसने अपनी लाइफ गरीब, स्पेंसर एक गरीब इंसान था और वो गरीब ही मरा था।
स्पेंसर फिलिप सिडनी जो था वो एरिस्टोक्रेट था। फिलिप सिडनी जो था वो एरिस्टोक्रेटिक था, एरिस्टोक्रेट था और वो गरीब इंसान नहीं था। ही केम ऑफ अ वेरी हाई फैमिली से आया था। उसने अपनी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड में हासिल की थी और पूरे यूरोप में उसने ट्रैवल किया था। स्पेंसर अपना जो पोम था, उसका फर्स्ट पोम शेपर्ड कैलेंडर्स वो डेडिकेट करता है सिडनी को, और उसमें उसको डिस्क्राइब करता है द नोबल एंड वर्चुअस जेंटलमैन मोस्ट वर्थी ऑफ ऑल द टाइटल बोथ ऑफ लर्निंग एंड शेवलरी। नो, ये रिमार्क्स जो है ये नाइदर फ्लैटरी है नॉर एग्जिजरेशन है इन दिस डिस्क्रिप्शन। For Sidney realized in his person is nearly as possible for any man the Renaissance ideal of the perfect gentleman. He was a knight. As a man, वो knight भी था, वो एक knight था, and knight of chivalry, और उसने polished courtier भी था and a finished scholar भी था। उसने ही वॉज डाइड फाइटिंग एट ज़्यूपटन, और उसने एक नदरलैंड में वो फाइट करा था एट द एज ऑफ 32। और द स्टोरी ऑफ हिज नोबल एक्ट ऑन द बैटल फील्ड इज़ वेल नोन। उसके बारे में ये कहा जाता था कि ही ले डाइंग, मर रहा था, लेकिन उसने अपना जो कप ऑफ वाटर था वो अपने बजाय अपने के वो खुद पी लेता, वो किसी और दूसरे वुंडेड सोल्जर को उसने फॉरवर्ड किया और उसने उससे उसको कहा कि दाई नीड्स दाई नीड इज़ ग्रेटर दैन माइन। तो ये ट्रेडिशनल हॉल ऑफ द रोमांस, और इस तरह से एज ए पर्सन ये बहुत ही ज़्यादा उसको सराहा जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेस किया जाता है। सो लेकिन अगर हम बात करते हैं सिडनी वर्क्स की, तो अभी भी मैंने कहा कि उसके एक भी काम उसके लाइफ में पब्लिश नहीं हुआ था सिवाय एरिस्टोफल एंड स्टेला, और जो किसी प्राइवेटली मैन्युस्क्रिप्ट में सर्कुलेट हो रहा था बिफोर 1591। So this is a series of more than a Durex, daughter of Walter Durex, the first Earl of the Essex. The sonnet record his hopeless passion for the Penelopes के लिए जो उसके जो पैशंस थे, who had married Lord Reach, जिसने लॉर्ड रीच से शादी की थी। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है ये यूनिफॉर्म नहीं था सोनेट्स का ऑफ द सिडनी, और ना तो ये इंग्लिश थे और ना ही ये शेक्सपियरियंस थे इन द फॉर्म विद 3 क्वार्टरन एंड कंप्लीट। सो हम इसको नहीं इस तरह से ले सकते। और इसके अलावा सिडनी जो था इज़ नॉट अबाउट यूजिंग द कन्वेंशनल कंसीट आर लेबर्ड इन जेन्युइनिटी ऑफ द एक्सप्रेशंस। तो आर्केडिया जो था एक बेहतरीन एक पेस्टोरल रोमांस था उसका सिडनी का, और सिडनी ने इसमें काम किया था। तो सिडनी का ये एरिस्टोफल एंड स्टेला पोइटिक वर्क था, लेकिन आर्केडिया जो था वो उसका डिफेंस ऑफ द पोइट्री, वो उसका प्रोज़िक वर्क था। सो कंसीट जिस तरह से लीली ने कंसीट इस्तेमाल की थी, लेकिन इसने कंसीट एक डिफरेंट काइंड ऑफ कंसीट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ कंसीट को हम इसको कहते हैं, जो सर फिलिप सिडनी ने इसको इन्वेट किया था। हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। Arcadia में which thou written about the same time as Euphuism. Euphuism was produced by Lilly, John Lilly. posthumously ये आर्केडिया जो था पब्लिश हुआ था इंस्पायर्ड बाय ग्रीक रोमांस से इंस्पायर हुआ था। तो इट इज़ अ पेस्टोरल रोमांस जिसमें सिडनी लिखता है एज अ पास टाइम टू इंटरटेन हिज सिस्टर। इसमें अपने सिस्टर को वो क्या करता है, इंटरटेन करता है, अपनी सिस्टर को इंटरटेन करने की कोशिश करता है यहाँ पर। और जिसका नाम है द काउंटेस ऑफ द पैम्ब्रोक। तो ये फंटेस्टिक स्टोरी है किंग्स की एंड कॉर्टियर्स की। इसमें हमें किंग्स courtiers, kings, courtiers, and prince, princes, princes, और इसका इन अ लैंड ऑफ इंचेंटिंग पेस्टोरल ब्यूटी ऑफ द ग्रीक आर्केडिया, अ पैराडाइज ऑन अर्थ। सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये यूटोपिया था, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ लव, फ्रेंडशिप, करेज, नाइटली कर्टसी, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ लव,
फ्रेंडशिप और लेकिन अगेन अगर हम इसको यूफिज़म के साथ ले लेते हैं तो इसी अगर हम आर्केडिया को आर्केडियनिज़म कह सकते हैं क्योंकि ये स्टाइल जो था विच अरेस्ट द अटेंशन। यूफिज़म के साथ इसके डिफरेंसेस भी है और इसको आर्केडियनिज़म भी कहा जाता है क्योंकि इट इज़ अ हाईली पोएटिक, इट इज़ अ हाईली, जिसको हम फिर बाद में पैथेटिक फैलेसी के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं, पैथेटिक फैलेसी। हाईली, ये हाईली पोइटिक था, हाईली पोइटिक, द पोइट्री बीइंग हाइटेंड बाय एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट। इसमें सब कुछ बहुत ही परफेक्टली विदाउट एनी फ्लॉ एक्सप्लेन किया गया था, जिसको जब किसी चीज़ में कोई फ्लॉ नहीं आती तो हम इसको पैथेटिक फैलेसी, हम इसको कहते हैं पैथेटिक फैलेसी। और इसमें ये आर्केडियन में क्या था, पैथेटिक फैलेसी था। तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अगर हम इसके डिस्क्रिप्शंस को हम फिर पढ़ लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये पैथेटिक फैलेसी किस लिहाज से था, क्योंकि इसकी जो पोइटिक क्वालिटीज़ थी इज़ अनडिनाएबल एंड आर्केडियनिज्म इन्फ्लुएंस्ड मोस्टली पोइट फॉर the love poet, sonneteer, metaphysical, but it is much to involve and the sleephood of the for the prose. तो ये जो था इसमें डिफेंस ऑफ द पोइट्री में ये गॉसन को रिप्लाई करता है। अब गॉसन अगेंस्ट था, ये जो गॉस्कन क्या स्टीफन गॉसन की हमने मैं यहाँ पर बात की। स्टीफन गॉसन जो था वो आइडियल रोमांटिक जो आइडियल थी, रोमांटिक आइडियल मीन्स द एलिजबेथन की जो हंस करके ड्रामा एंड पोइट्री, ड्रामा एंड पोइट्री। अब ड्रामा में क्या था कि प्रीवियसली एरिस्टोटल की 3 यूनिटीज़ को फॉलो किया जा रहा था और द फ्रेमवर्क ऑफ द ड्रामा वर बेस्ड ऑन द क्लासिक एंड ग्रीक इन विच 3 यूनिटीज़ ऑफ द एरिस्टोटल वर फॉलोड। लेकिन यहाँ पर रोमांटिक ड्रामा में जो था वो एरिस्टोटल था या फिर सॉरी शेक्सपियर था, मार्लो था या एनी अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ द एज, उसने एरिस्टोटल के 3 यूनिट्स को फॉलो नहीं किया। उन्होंने ग्रीक क्लासिक को स्टडी किया लेकिन उसको मॉडिफाई किया, अपने तर्ज पर लाया। तो इस तरह से रोमांटिक जो था स्कूल्स जो था उसको क्रिटिसाइज, देयर वर द क्रिटिक्स हु क्रिटिसाइजिंग दिस रोमांटिक ड्रामा एंड जो पोइट्री थी उसको भी वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब जब ड्रामा पर क्रिटिसिज्म आई तो सर फिलिप सिडनी डिफेंस में स्टीफन गॉसन को ये आंसर करता है कि एज फार एज यू आर कंसर्न इज अबाउट ड्रामा, सो आई एम विद यू। I also criticize the drama, the romantic drama, because they are not following the unities are the model, the sophisticated kind of a model of the classical model. लेकिन एज फार एज पोइट्री इज़ कंसर्न तो गॉसन के व्यू इज़ समवट लाइक प्लेटो के व्यूज़ थे कि पोइट्री जो है वो इज़ अ लाई, इज़ अ मदर ऑफ लाई है। गॉसन यही कह रहा था कि पोइट्री जो है इट्स अ मदर ऑफ लाई और ये चीज़ों को बिल्कुल फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है, डिपिक्ट करता है। लेकिन डिफेंस ऑफ द पोइट्री में सिडनी कहता है कि एक्चुअली जो पोइट्री है वो हर एक चीज़ नेचर, अब नेचर इंसान अपनी सोच से हर एक चीज़ के साथ हर एक चीज़ में हमारे पास नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में अच्छाइयाँ भी हैं, फ्लॉज भी हैं। लेकिन पोइट्री जो है, पोइट अपने इमेजिनेशन से, अपने पोइटिक स्किल से बहुत खूबसूरत क्रिएशंस बनाता है विदाउट ऑफ फ्लॉज। और पोइट्री जो है ये हमें दो चीज़ें, ये हमें एक तो इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं पोइट्री से, और इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ ये हमें इंटरटेन भी करता है, इंटरटेन भी कर सकता है। तो अगर हम सिर्फ फ़िलासफ़ी की बात करते हैं तो फ़िलासफ़ी एक बहुत ही खुश्क सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए फिर इंसान की उम्र भी बड़ी होनी चाहिए, उसके पास विजडम, विजनरी पावर, ये सब कुछ टाइम के साथ आएगा तब वो फ़िलासफ़ी को समझेगा। लेकिन पोइट्री ये है कि वो हमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो हमें इंस्ट्रक्शंस भी देता है, मॉरली वो हमें करेक्ट भी कर सकता है। तो ये फिलिप सिडनी के व्यूज़ थे और एज ए राइटर्स हमारे पास ये फिलिप सिडनी है माइनर पोइट्स में। तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो पोइट आता है माइनर्स में इसी दौर में 3rd नंबर पर जो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं
जॉर्ज चैप जॉर्ज चैपमन। अब जॉर्ज चैपमन जो था वो हमारे पास 1634। जॉर्ज चैपमन जो था वो उसने अपनी स्पेन हिज लॉन्ग क्वाइट लाइफ अमॉन्ग द ड्रामाटिस्ट, और उसने चीफली फॉर द स्टेज लिखा था हिज प्लेस। उसने प्लेस भी लिखे थे विच वर फॉर द मोस्ट पार्ट मेयरली पोएम्स इन डायलॉग्स। जो तकरीबन उसके जो प्लेस थे वो डायलॉग्स थे, लेकिन और डायलॉग्स वर्सेस फॉर्म में थे, और जिसको हम फेल फॉर बिलो द हाई ड्रामेटिक स्टैंडर्ड ऑफ हिज टाइम। तो उसका जो सबसे मेट्रिकल ट्रांसलेशन इसने क्या किया था कि इसने मेट्रिकल मेट्रिकल ट्रांसलेशन मेट्रिकल ट्रांसलेशन जॉर्ज चैपमैन ने लिखी थी। पोइट्री ड्रामा भी लिखे, लेकिन इसने मेट्रिकल ट्रांसलेशंस की थी, और मेट्रिकल ट्रांसलेशंस में उसने जो इलियड था, इलियड, उसको ट्रांसलेट किया था 1611 में। और इसके अलावा ओडिसी 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 को भी उसने ट्रांसलेट किया था 1614 में। तो चैपमन्स ने एक तो उसने होमर भी ट्रांसलेट किया था। तो चैपमन्स होमर जो है वो लेकिंग द सिंप्लिसिटी एंड डिग्निटी ऑफ द ओरिजिनल, लेकिन original has a force and rapidity of the moment which makes it superior in many respect to the pop फेमिलियर ट्रांसलेशंस। सो चैपमन जो था, इन शॉर्ट हम कह सकते उसको याद रखा जा सकता है कि उसने जो मार्लो का, क्रिस्टोफर मार्लो का एक वर्क था, पोइट्रिक वर्क था, हीरो एंड हीरो एंड लिएंडर, उसको भी इसने कंप्लीट किया था। जो उसने मार्लो ने इनकम्प्लीट छोड़ा था। तो चैपमन जो था वो भी हम इसको पोइट उसमें हम शामिल कर सकते हैं माइनर पोइट्स में। इसके अलावा लास्ट वन जो हमारे पास है माइकल 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 ड्राइटन है। तो माइकल ड्राइटन जो था उसका वर्क 1563 में उसने उसकी बर्थ एंड 31। तो ड्राइटन, उसका काम बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमोनियस था, इंटिक इंटिक पर इसका काम बहुत ही ज़्यादा इंटिक था। और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये माइनर पोइट में है, क्योंकि एक तो ही वॉज अ लेमैन ऑफ द एलिज़ाबेथन एज एंड स्कॉलरली, उसने अपना एज अ स्कॉलर गुजारा था। हिज चिफली वर्क, उसका जो एक वर्क था, उस वर्क को हम पॉली पॉलियो पॉली बॉयन, ये एक इनॉमरस पोएम था, एक बहुत ही बड़ा इनॉमस पोएम था, उसने लिखा था ऑफ मैनी थाउजेंड कपलेट्स, जो डिस्क्राइब करता था किस चीज़ को, टाउन्स को, जो डिस्क्राइब करता था टाउन्स, माउंटेन्स माउंटेन्स को, टाउन्स, माउंटेन्स, रिवर्स इन ब्रिटेन, इन हर एक चीज़ को वो डिस्क्राइब कर रहा था इन ब्रिटेन, with the interesting legend connecting with each. So it is an extremely valuable work and represent a lifetime of the study and research. The two other long work, इसमें दो other work उसने लिखे थे, एक तो ये था और दूसरा वर्क जो था बैरन्स वॉर, दूसरा वर्क उसका बैरन्स वॉर था। और बैरन्स वॉर के अलावा उसने द हीरोइक एपिसल्स, द हीरोइक epistles of England
ये लिखा था। सो ये उसके वर्क में हम शामिल कर सकते हैं, माइकल ड्राइटन के वर्क्स में। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर्स।